Good morning, students. I hope you are doing well in your study and your notes preparing, and you are revising the previous chapters for your upcoming quarterly exam. Your quarterly exam will be on 18th of अगस्त 18 अगस्त को हिस्ट्री का पेपर है। नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ। आपके पास सिलेबस कब पहुँचेगा, टाइम टेबल कब पहुँचेगा, आई डोंट नो, बट मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आपका हिस्ट्री का पेपर 18 तारीख को होने वाला है। तो उसके लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अपना ये चैप्टर खूब बाकी, थोड़ा चैप्टर बाकी है और उस चैप्टर को मैंने इंक्लूड किया है उसके अंदर। मोस्ट प्रोबेबली ये रहेगा कि मैं उससे कुछ क्वेश्चन कम दूँ, लेकिन क्वेश्चन सब आपको याद रखना है कि एमसीक्यूज मिलेंगे, यू विल गेट एमसीक्यूज एंड द शॉर्ट आंसर टाइप। तो उसके अंदर भी कुछ अच्छे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी क्रिएट करने वाला हूँ, कुछ इजी क्वेश्चन भी क्रिएट करने वाला हूँ। लेकिन आप ध्यान रखना, आपके एग्जाम जो फाइनल एग्जाम होंगे उनमें तो शॉर्ट आंसर कम मिलेंगे, एमसीक्यूज कम मिलेंगे, लेकिन मेन आपको ध्यान रखना होगा ऐसे टाइप वाले क्वेश्चन के लिए, थोड़े लॉन्ग आंसर टाइप के लिए, उनके लिए प्रैक्टिस करना है। शॉर्ट आंसर क्वार्टरली एग्जाम आपका केवल लेवल बढ़ाएंगे, आपका नॉलेज और आपका जो राइटिंग स्किल है वो केवल आप ऐसे टाइप और इनको लिखोगे तब आप लिखने का मजा आएगा, जब आप अच्छा लिखेंगे तो बढ़ेगा। तो स्टूडेंट्स, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द 1857 रिवॉल्यूशन। वी have discussed about the leaders and their followers, the rumors, how many rumors or so many rumors were spreading about among the population of India, and they were believing in those रूमर्स कि कुछ चपाती बट रही है कहाँ पर, उन्होंने कार्टिजेस के अंदर फैट ऑफ पिग एंड काऊ, द पाउडर ऑफ बोन ऑफ पिग एंड काऊ कुछ उनका मिला है। कुछ लोगों ने बोला कि 1857 जब होगा तो उनका जो 100 साल पूरे होंगे, द सेंटेनरी 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 जो उनका होगा ऑफ 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, 23 जून 1757। याद रखना, क्वेश्चन कहीं पर भी पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द डेट ऑफ व्हाट वाज द डेट ऑफ वॉर ऑफ प्लासी। तो स्टूडेंट्स, हम इसके आगे देखते हैं कि अगला टॉपिक हमारा आता था, व्हाई डिड पीपल बिलीव इन रूमर्स। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि लोग उसके अंदर बिलीव क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमने देखा कि इसलिए बिलीव कर रहे थे क्योंकि उनके फेथ, उनका जो बिलीफ था, उनका जो फियर था, उसके ऊपर वो अटैक कर रहे थे। उसके अंदर हमने देखा कि उन्होंने क्या किया, इंस्टीट्यूशन जो थे, जो यूनिवर्सिटीज़ थी, जो कॉलेजेस थे, उनको रिप्लेस करके उन्होंने इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने जो एजुकेशन जो सिस्टम था, एजुकेशन का जो सिलेबस था, जो उसमें पढ़ाया जाता था, जो उनका करिकुलम था, उसको सबको शिफ्ट करके उन्होंने कौन सा कर दिया, ब्रिटिश यूरोपियन मेथड से कर दिया। और इंडियन जो लोग थे वो कंजर्वेटिव लोग थे, अपनी जो कल्चर है उसको बचाने के लिए काम करते थे। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स कि होता ये है कि उन लोगों ने जब ऐसा चेंज किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जब मैकाले आया था, सॉरी लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया स्टूडेंट्स की, उसने जो एजुकेशन जो सिस्टम था उसको चेंज कर दिया। उसने खूब सारे चेंजेस किए, और तीन ऐसे मेजर चेंजेस हैं जो विलियम बेंटिक के जो एरा था, उसका जो सक्सेशन था, उसके अंदर जो रैन था, उस यानी कि जब उसने रूलिंग किया, जब वो गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया बना था, उसने खूब सारे तीन मेजर चेंजेस किए जो रिफॉर्म्स चाहते थे, जिसको विलियम बेंटिक के रिफॉर्म कहते हैं। तीन रिफॉर्म उसके मेन थे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तीनों याद रखने। पहला उसने किया क्या, 1829, कौन सा डेट है, 1829, लेट मी ऑन द ब्रश ब्रश में बता देता हूँ आपको क्या होता है कि 1829 में उसने क्या किया, विलियम बेंटिक ने फर्स्ट 1829, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, इट इज़ द ब्लू नाउ, और थोड़ा इसका साइज बड़ा कर देता हूँ। ओके, तो हुआ ये कि 1829, याद रखना डेट क्या था, 18 ईयर कौन सा था, 1829 में उसने क्या किया, जो सती जो कस्टम था, सती कस्टम आप लोगों को मालूम है, जब पति मर जाता है तो उसकी जो विडो वाइफ होती है उसको उसके साथ फनरल के ऊपर बैठना होता है और जिंदा जलना होता है कि अपने हस्बैंड के साथ उसको, क्योंकि पहले टाइम पे क्या होता था कि दोनों के बीच में सेपरेशन बहुत मुश्किल होता था, तो दोनों के बीच में लव और इतना तगड़ा उनके बीच में कॉन्जुगेशन होता था कि पत्नी अपने पति के बिना नहीं जी सकती थी और पति अपने पत्नी के बिना नहीं जी सकता। तो उनके बीच का लव और जो उनका कनेक्शन था बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो क्या होता, जब पति की डेथ हो जाती थी तो पत्नी क्या करती थी, उसको जो उससे सेपरेशन होती थी उसको सहन नहीं कर पाती थी, डू नॉट बियर द सेपरेशन विथ हिज हस्बैंड, सो ही बर्न हिमसेल्फ विथ हिज हस्बैंड। वो अपने आप को अपने पति की चिता पर बैठ के अपने आप को जिंदा जला लेती। तो इतना तगड़ा सेपरेशन होता है उनके बीच का, लव का लेवल आप समझिए कि तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारे अंदर जो आजकल टाइम में देखा जा रहा है कि हम इतना प्रेम करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन पुराने टाइम पे लव देखिए कि पत्नी अपने पति के साथ जिंदा जलने के लिए तैयार थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब टाइम पीरियड चेंज होता है तो ये कस्टम धीरे धीरे चेंज होता है उनके बीच में। हालांकि उनके बीच का लव और अफेक्शन जो था वो कम नहीं हुआ है, लेकिन कस्टम के अंदर चेंजेस आने लगे, कुछ
जो वुमन थी वो नहीं चाहती थी सती होना, लेकिन उनको जो सोसाइटी था, और मोस्टली इन अपर कास्ट सोसाइटी, अपर कास्ट के जो लोग थे वो समझते थे कि इनका जो कस्टम है उसको कंटिन्यू रखने के लिए आपको सती होना पड़े, तो वो जो लेडी होती थी उनको सप्रेस करते थे और उनको फोर्सिफाइड करते थे टू बी बर्न विथ हर हस्बैंड। तो अपने पति के साथ उनको जिंदा जलने के लिए उनको क्या करा जाता था, फोर्स किया जाता था। तो फोर्स करने के लिए कस्टम धीरे धीरे चेंज हुआ और औरतों को जिंदा जलने के लिए फोर्स करने लगा था। तो क्या हुआ कि 1829 के अंदर किसके साथ, राजा राम मोहन राय, एक तरह नाम आता है राजा राम मोहन राय, इस बुक के अंदर मेंशन नहीं, याद रखना राजा राम मोहन राय। तो उनका जो उनके जो प्रयास थे, उनके जो कंट्रीब्यूशन था, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका था, तो राजा राम मोहन राय का था। तो राजा राम मोहन राय ने क्या किया कि विलियम बेंटिक के पास उन्होंने उनको हेल्प मांगा और बोला कि जो सती का जो कस्टम है इंडियन सोसाइटीज़ को निकालना चाहिए। सती कस्टम गलत नहीं था, सती कस्टम में जो बाद में उस कस्टम को बिल्कुल फोर्सिफाइड कर दिया गया, सती वाला गलत नहीं था। जब ये कस्टम बन गया और जब सब लोगों के लिए मैंडेटरी कर दिया गया तो ये गलत हो गया, और जो फिर सती कस्टम को अबॉलिश कर दिया गया 1829, पहला रिफॉर्म हो गया। दूसरा रिफॉर्म क्या करता है विलियम बेंटिक, देखो इसमें नाम आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक, द ब्रिटिश एडोप्टेड पॉलिसीज एम्ड द रिफॉर्मिंग इंडियन सोसाइटी बाय इंट्रोड्यूसिंग, ये देखो इसका नाम आया गवर्नर विलियम बेंटिक, द ब्रिटिश एडोप्टेड पॉलिसीज रिफॉर्मिंग इंडियन इंस्टीट्यूशन विद द कॉपरेशन ऑफ सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। उन्होंने कुछ इंडियन सोसाइटी का हेल्प लेके क्या किया, इंस्टीट्यूशन को चेंज किया। पहला उनका देख मेजर हमने पढ़ लिया कि 1829 के अंदर उन्होंने उसको बंद किया। सेकंड उनका था ईश्वर चंद विद्यासागर, एक नाम आता है ईश्वर चंद विद्यासागर, उनके साथ मिलकर उन्होंने क्या किया, जो विडो मैरिज जो था, जो विडो मैरिज होता है, विडो मैरिज यानी जब कोई औरत विधवा हो जाती है तो उसकी वापस री मैरिज यानी उसकी पुनर्विवाह, उसका वापस शादी करा दिया जाता है, तो इसको प्रमोट किया उन्होंने। तो 1833 के अंदर उन्होंने एक 1835 1835 के अंदर उन्होंने एक लॉ बनाया कि विधवा पुनः, हिंदुओं के अंदर जो था, हिंदू जो कल्चर था, हिंदू जो रिलीजन था, उसके अंदर जो विडो री मैरिज था उसका कोई भी कस्टम नहीं था, कोई भी ट्रेडिशन नहीं था, लेकिन उन्होंने ईश्वरचंद विद्यासागर ने बोला और विलियम बेंटिक ने इसको फॉलो करवा दिया कि चलो विडो री मैरिज हो सकता है। दो हो गए। तीसरा उन्होंने क्या किया, जो एजुकेशन जो सिस्टम था 1833 मैकाले का एक्ट, याद रखना मैकालेज माइन्यूट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यूपीएससी के अंदर, एक क्वेश्चन इस चीज़ से पूछा ही जाता है कि मैकाले का माइन्यूट क्या है। याद रखना 1800 से लेकर 1850 तक का एक क्वेश्चन हमेशा किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट्स कि 1829 में सती जो ट्रेडिशन था, द सती कस्टम वॉज अबॉलिश्ड फ्रॉम द इंडियन सोसाइटी इन 1829 with the support of Raja Ram Mohan Rai. 1835 abolish of or sorry establishment of the widow remarriage act in 1835, and one is Mecale's minute or changing in the एजुकेशनल सिचुएशन ऑफ इंडिया। एजुकेशनल जो पॉलिसी था, जो एजुकेशनल का जो ट्रेंड था एजुकेशन का, वो चेंज करके उन्होंने इंग्लिश मीडियम कर दिया। इंस्टीट्यूशन को चेंज करके उन्होंने बोला कि वो जो चेंज होगा वो इंस्टीट्यूशन का चेंज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद क्या होता है कि हम इसके आगे देखते हैं कि फिर क्या होने वेराइटी ऑफ प्लीज द डिसमिस गवर्नमेंट एंड द रिफ्यूजल रिकॉग्निशन अडॉप्शन। फिर क्या हुआ, एक तो चेंजेस हो गए 1829। अब हम देख रहे हैं हमको कि ये रूमर्स फैले क्यों, ये रीज़न देख रहे हैं हम कि वाई दिस रिवोल्यूशन। हमको सती ट्रेडिशन ये हुआ वो हमको नहीं पढ़ना, वो हमारे हिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट, एक कम्पिटिटिव एग्जाम या एक एमसीक्यूज के लिए क्वेश्चन बन सकता है। बट हमारा मेन क्या है कि वाई द रिवोल्यूशन हैपेंड इन द इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी में, तो उसके कुछ रीजंस चल रहे हैं। तो उन्होंने पहला क्या किया, उनका जो ट्रेडिशन था उसको खत्म कर दिया। दूसरा उन्होंने क्या किया, बहुत तगड़ा रीज़न है जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न जाना था, पॉलिटिकल रीज़न में इसको गिना जाता है। व्हाट वर द पॉलिटिकल रीज़न ऑफ द पॉलिटिकल रीज़न क्या थे, तो उसका फर्स्ट देखो रीज़न हमने देख लिया, सोसाइटी के अंदर जो रिलीजियस या ट्रेडिशनल जो रीज़न थे वो तो हो गए, उन्होंने सती रिफॉर्मेशन कर दिया। उनके जो बेसिक जो सिस्टम चले आ रहे थे, कुछ कस्टम से जो लाइफ टू लाइफ पीढ़ी टू पीढ़ी चले आ रहे थे, उनको चेंज कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया, उनको रिफॉर्म कर दिया। इसलिए जो हिंदू पॉपुलेशन थी या हिंदू रिलीजन था वो उनके अगेंस्ट हो गया। दूसरा उन्होंने क्या किया, अब पॉलिटिकल रीज़न क्या होता है कि उन्होंने जो पॉलिटिकल जो बड़े बड़े स्टेट थे या जो टेरिटरीज थी, जैसे कि झांसी हो गया, कानपुर हो गया, अवध हो गया, वाई देवर अगेंस्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये अगेंस्ट क्यों गई, जब उन्होंने की सेना उसमें काम करी थी। तो हुआ यह था कि देखो कि क्या किया उन्होंने, दो रूल्स निकाले। क्या दो रूल निकाले उन्होंने, देखना आप लोगों को कि पहला रूल क्या था, व्हाट वाज द फर्स्ट रूल। तो पहला रूल मैं आपको स्क्रीन पर लिख के बताता हूँ कि अनएबल टू गवर्न, उनके उनके ऊपर क्या बोला उनको कि
फर्स्ट उन्होंने क्या बोला, अनएबल टू गवर्न, कि आप लोगों के पास इतना पावर नहीं है कि आप इस टेरिटरी या आप इस रूलिंग को कभी भी गवर्न कर सको या इसको एडमिनिस्ट्रेशन चला सको, इसका रूलिंग कर सको। इतने साल पहले से वो लोग जो उसका रूलिंग कर रहा है उसको एकाएक उन्होंने फेंक दिया कि आप इसका रूलिंग करने में सक्सेस नहीं हो, आप इसके रूलिंग करने में, इसको गवर्न करने में आप इनफ नहीं हो, ये एबल नहीं हो, आप इसके लिए कैपेबल नहीं हो कि आप इसको गवर्न कर सको। तो उन्होंने क्या किया, जैसे कुछ ऐसे स्टेट चुने और उनको बोल दिया कि आप इसको रूलिंग करने के लिए एबल नहीं हो और आपका ये जो रूल है इसको हम खींच लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन राज्यों के जो राजा थे उनको भगा दिया, पेंशन देके बोला कि आप साइड में बैठो, कुर्सी छोड़ो, अब हम बैठेंगे, वी आर एबल टू रूल दिस टेरिटरी और दिस रूलिंग और दिस स्टेट, हम इस रूलिंग को गवर्न करने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि उसके बाद क्या हुआ, तो स्टूडेंट्स कहाँ थे हम लोग, थोड़ा सा टेक्निकल एरर हो गया था, उसकी वजह से रोकना पड़ा। तो क्या हो रहे थे, हम बात कर रहे थे कि उन्होंने क्या किया, अवध जो था, अवध जो स्टेट था, जो रूलिंग था, अवध जो एक स्मॉल ऑटोनॉमी, जहाँ पर ऑटोनॉमी था यानी उनका खुद का रूलिंग था, स्वायत्त जिसको राज्य बोलते हैं, ऑटोनॉमी स्टेट था यानी कि वहाँ पर खुद का रूलिंग था। तो वहाँ का जो नवाब था उसका नाम था वाजिद अली शाह। व्हाट वाज द नेम ऑफ नवाब ऑफ अवध, इट वाज द वाजिद अली शाह। उसको बोला ब्रिटिश गवर्नर जो जनरल था उसका नाम था डलहौजी, उसने बोला कि यू आर नॉट एबल टू रूल दिस टेरिटरी, हम आपसे ये छीन रहे। तो उन्होंने उसको भगा दिया, पेंशन देके बोला कि आप साइड में बैठो, वी आर एबल टू रूल दिस, तो उसको ले लिया। फिर क्या होता है स्टूडेंट्स की, एक तो पॉलिसी उन्होंने बोला कि अनेबल टू गवर्न, दूसरी पॉलिसी क्या बोलते हैं कि जो दूसरी है, देखो, रिफ्यूज़ल टू रिकॉग्निशन ऑफ एडॉप्शन, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स बोला जाता है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स जो था पर्टिकुलर एक आदमी की पॉलिसी थी, उस आदमी का नाम था लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी इंडियन हिस्ट्री और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ऐसा नाम है जो हर बार कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। डलहौजी की जो पॉलिसी थी, हालांकि उसने 7 साल राज किया, 1849 से वो इंडिया के अंदर आया एज ए गवर्नर जनरल, और उसने 1857 तक उसने रूल किया। 1857 में भी इंडिया से चला गया था। तो उसने केवल ये जो 7 साल रूल किया, उसने 7 साल में ऐसी 7 चीज़ें कर दी कि उसको पूरा इंडिया याद रखता है। तो 7 चीज़ें क्या, हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। हमारा यहाँ पे क्या था, उसने क्या बोला है कि उसने एक पॉलिसी निकाली थी जिसको बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। लेप यानी होता है गोद, और डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स यानी किसी को भी गोद लेना, और इस गोद लेने वाला जो था उसको उसने प्रोहिब कर दिया। अब मैंने आपको पहले पिछले वाली क्लास में बता दी कि अगर कोई राजा बिना बेटे या पुत्र के मर जाता है, उसका कोई सक्सेसर नहीं जिंदा रहता, तो वो क्या करता था, उसकी जो रानियाँ होती थी या उसका जो मिनिस्टर या उनका जो कमेटी होती थी, रूलिंग कमेटी, मिनिस्टर्स जो डिपार्टमेंट होता था, वो एक किसी को भी गोद कर ले लेता, एडॉप्ट कर लेता था किसी भी बच्चे को। दासी पुत्र हो सकता है या कोई भी दूसरा बच्चा उस राज्य का, उसके भाई का बच्चा या उसका भाई, कोई भी हो सकता है, उसको एडॉप्ट करके उसको किंग बना देते थे। लेकिन डलहौजी ने बोला, इसको बोला कि नहीं, आई एम नॉट गिविंग द परमिशन टू दिस पॉलिसी, मैं इस पॉलिसी को बंद कर रहा हूँ कि एडॉप्शन रिफ्यूज़ कर दिया, रिफ्यूज़ल टू रिकॉग्निशन एडॉप्शन। दो ऐसी पॉलिसी उसने कहा कि देखना कि ब्रिटिश एनेक्स नॉट ओनली अवध, अवध के अंदर तो उन्होंने क्या लगाया था, अनेबल टू गवर्न, मिस गवर्नमेंट का, और कि आप गवर्नमेंट सही नहीं चला रहे हो, और दूसरा कहा था सतारा और झांसी। ये झांसी और सतारा, मैं तीनों को आपस अंडरलाइन कर देता हूँ, उसका थोड़ा साइज छोटा करके, कि झांसी के अंदर उसने बोल दिया, और सतारा, झांसी और सतारा में तो उसने गोद जो था, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, वो नहीं ले सकते, और अवध के अंदर उसने मिस गवर्नमेंट का आरोप लगा के उनको भगा दिया। फिर क्या कहते हैं कि इट सेम टू पीपल दैट ऑल द बाय चेरिश्ड एंड हेल्ड सेक्रेट फ्रॉम किंग्स एंड सोशल रिलीजियस कस्टम पैटर्न्स एंड लैंड होल्डिंग रेवेन्यू। अब उन्होंने सारा पास अपने पास ले लिया, उन्होंने सारे सिस्टम चेंज कर दिया, अपने रेवेन्यू सिस्टम लगा दिए, अपना टैक्स कलेक्शन सिस्टम उन्होंने लगा दिया, और रिप्लेस्ड बाई ए सिस्टम दैट वाज मोर इम्पर्सनल, वो इम्पर्सनल सिस्टम था, एंड अलाइन, मिले हुए भगत, मिली भगत था, ऑपरेसिव था, और उनके ऊपर हमेशा एट्रोसिटी वाला था। उन्होंने सोशो रिलीजियस कस्टम को चेंज करना स्टार्ट कर दिया, किंग को भगा दिया, अपना जो राजा होता है, राजा को जिसको पिता माना जाता है, राजा को भगवान माना जाता है, उस राजा को हटा दिया, उनके कस्टम में चेंज करने लगे, उनके इंस्टीट्यूशन चेंज कर दिए, उनका गवर्नमेंट हटा दिया गया, उनके ऊपर अपने हिसाब से लैंड होल्डिंग रेवेन्यू सिस्टम अपने हिसाब से लगा दिए, क्रिश्चियनिटीज़ मिशनरी स्टार्ट कर दी ताकि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर सके। तो इतना सारा काम हुआ, इसलिए क्या हुए, लोग भड़क गए। एंड वाई दीज बिग स्टेट और टेरिटरीज पार्टिसिपेट इन द 1857 रिवोल्यूशन। 1857 रिवोल्यूशन में इन टेरिटरीज़ का पार्ट लेने का ये रीज़न था, उनका डॉक्ट्रिन हटा, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स बंद कर दिया, यानी गोद लेना मना कर दिया,
उनके राजा को मिस गवर्नमेंट कह के हटा दिया गया, उनके ऊपर लैंड रेवेन्यू सिस्टम चेंज कर दिया गया, उनका टैक्स कलेक्शन सिस्टम अपने हिसाब से कर दिया गया, इम्पर्सनल था, अलाइन था, मिली भगत था, एट्रोसिटिव था। उन्होंने बीच के जो जमींदार वर्ग होता है या उनके जो लैंड मनी लेंडर्स होते हैं उनका सूदखोर जिनको बोला जाता है, जो बहुत ज़्यादा पैसा लेके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, ज़िंदगी भर उनका इंटरेस्ट कभी नहीं, उन लोगों का बहुत इमरजेंसी हुआ तो सब मिला मूले के लोग परेशान थे। अब एक मेन टॉपिक आता है कि अवध का इसमें क्या रोल था, हम इसको अवध को देखते हैं। रेसिडेंट वाज ए डेजिग्नेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नर जनरल हु लिव्ड इन स्टेट विच वाज नॉट अंडर द डायरेक्ट ब्रिटिश रूल। यानी जो रूलर जो रूलिंग था, जो टेरिटरी थी या कोई स्टेट था जो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में नहीं था, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको लड़ झगड़ के नहीं जीता, कुछ ट्रीटी किया और ट्रीटी करने के बाद उनके बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ और कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे उन्होंने क्या कहा कि आपके राज्य के अंदर इन योर स्टेट आवर वन रेजिडेंट विल स्टे इन योर स्टेट। हमारा एक रेजिडेंट होगा जो आपके स्टेट के अंदर रहेगा, वो रेजिडेंट हमेशा ब्रिटिश गवर्नर ब्रिटिश रूल का आदमी होता था और गवर्नर जनरल का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है कि गवर्नर जनरल से रिलेटेड जो भी मैसेज स्टेट में देने होंगे यहाँ आएंगे और स्टेट से रिलेटेड कोई भी समस्या, प्रॉब्लम, इश्यूज़, जो बातें हैं, जो गुप्त बातें हैं, जो अच्छी बातें हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, वो सब कहाँ जाएगी, गवर्नर जनरल को। तो बीच का एक बिचौलिया हो गया था रेजिडेंट। तो रेजिडेंट सब्सिडरी अलायंस एक बहुत अच्छी ट्रीटी है, तो बहुत अच्छा टॉपिक है। व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिडरी अलायंस, 2018 बोर्ड के अंदर पूछा गया था। सब्सिडरी अलायंस क्या है? सब्सिडरी अलायंस क्या है कि लॉर्ड वेलेजली, बहुत अच्छा नाम आता है, लॉर्ड वेलेजली और डलहौजी, दो ऐसे बहुत बोला जाए कि बहुत क्रूर जैसा यानी क्रूअल जो गवर्नर जनरल इंडिया के अंदर आए, जो बहुत बड़े डिप्लोमेटिक थे, जिनका माइंड और जिनका जो पॉलिटी था, वो पॉलिटिक्स जो करते थे बहुत बड़े लेवल की, उनकी जो कूटनीति थी बहुत तगड़ी थी। तो लॉर्ड वेलेजी एंड डलहौजी। तो लॉर्ड वेलेजली आया था 1798 से 1802, इंडिया में उसने स्टे किया फॉर लॉर्ड वेलेजली, इसमें नाम आता है ये लॉर्ड लॉर्ड ये लॉर्ड वेलेजली। ये कब आया था? 1798 में इंडिया का बना, वो गवर्नर जनरल, और 1802 तक रहा सॉरी 1803 तक रहा। उसका एक पॉलिसी था जिसको क्या बोला जाता है? सब्सिडरी अलायंस बोला जाता है। तो सब्सिडरी अलायंस क्या था स्टूडेंट्स? सब्सिडरी अलायंस, इसके नाम से मालूम पड़ता है कि एक छोटा सा ट्रीटी अलाई होगा, अलाइनमेंट होगा बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड अनदर स्टेट। एक तरफ राज्य होगा, दूसरी तरफ क्या होगा? स्टेट होगा। एक तरफ राज्य एक तरफ ब्रिटिश रूलिंग होगा, दूसरी तरफ एक ऑटोनोमियस स्टेट होगा जिसके पास खुद का शासन होगा, खुद का रूलिंग होगा। अब क्या होता था कि देखो इनका वेलेजली का माइंड देखना आप, कितने तगड़ी से उन्होंने इन लोगों को कवर किया और अपने अंडर बना लिया। दो फेज आते हैं, पहले में उन्होंने अपने आप अंदर बना लिया इन लोगों को, फिर दूसरे में जाके उन्होंने उन पर रूलिंग एस्टेब्लिश कर दिया। तो पहला क्या किया? सब्सिडरी अलायंस का मीनिंग होता है देखो कि लॉर्ड डलहौजी ने एक पॉलिसी निकाला। उस समय क्या हो रहा था कि जो छोटे छोटे राज्य थे, जो छोटे छोटे रूलिंग होते थे, उनके पास आर्मी का जो पावर होता था, जो उनका मिलिट्री जो पावर था, वो इतना पावरफुल नहीं थे, दे आर लैक ऑफ मिलिट्री पावर। तो मिलिट्री पावर के दौरान क्या होता था कि उन लोगों को अपने आप को कंट्रोल करने के लिए और अपने आप को डिफेंस करने के लिए पास उनके पास आर्मी पावर नहीं था। तो क्या करते थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट से कुछ अर्जी करते थे कि आप लोग हमको हेल्प करो, हम आपसे कुछ करेंगे। तो लॉर्ड वेलेजली इसी ताक में बैठा था कि जैसे ही कुछ भी हमको हेल्प मांगे, हम इनके ऊपर सीधा अपना ये वाला सब्सिडरी अलायंस थोपेंगे और उनके अपने कंट्रोल में कर लेंगे। सब्सिडरी अलायंस कितना तगड़ा काम था इसमें, देखो इसकी क्या पॉलिसीज थी सब्सिडरी अलायंस। देखो 4 पॉलिसी आपकी बुक में मेंशन है, ABCD। पहली पॉलिसी कहते थे ब्रिटिश वुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग देयर अलाई फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेट्स टू देयर पावर। उस समय क्या हो रहा था कि इंटरनल थ्रेट्स होते थे, एक्सटर्नल थ्रेट्स यानी बाहर से आने वाले अटैकर्स, यानी छोटे छोटे भिलवाड़ा का पड़ोसी जिला अजमेर, अजमेर ने भिलवाड़ा पर अटैक कर दिया, रक्षा कौन करेगा? चित्तौड़ से ट्रीटी कर लिया कि जब भी अजमेर अटैक करेगा चित्तौड़ उसके आगे हेल्प करेगा। और इंटरनल यानी भिलवाड़ा के अंदर कोई 2 छोटे मोटे गांवों ने मिलकर भिलवाड़ा के जो राजा था उसके ऊपर अटैक कर दिया कि आप हटो, हमको रूलिंग करना है। तो बहुत एक्सटर्नल एंड इंटरनल, बहुत एक्सटर्नल और इंटरनल जो थ्रेट होते थे, जो उनके ऊपर थ्रेटनिंग होता था, उनको डराया धमका जाता था, उनके ऊपर अटैक होते थे, उनसे रक्षा करने का वादा किसने लिया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि वी आर विथ यू, हम लड़ेंगे आपके लिए, हम आपको एक्सटर्नल, चाहे वो बाहर से लड़ो चाहे वो अंदर से लड़ो, हम आपको बचाएंगे। बस इसी पे फिदा हो गए ब्रिटिश गवर्नमेंट की, इसी बात पे कि वाह मित्र हो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसा, दोस्त हो तो तेरे जैसा बाकी कोई नहीं। क्या हुआ? पहला उन्होंने पॉलिसी पकड़ा कि हम आपकी हेल्प करेंगे, बाकी जो 3 पॉलिसीज थी वो हमेशा उनको ख़त्म करने वाली थी। ये एक ऐसा था कि मीठा जहर कह सकते हैं, स्वीट पॉइजन,
खाने में मीठा लगा, अंदर जाके उन्होंने ख़त्म कर दिया। क्या था दूसरा, देखो, इन द टेरिटरी ऑफ द अलाई ए ब्रिटिश आर्म्ड कॉन्टीजेंट वुड बी स्टेशन। अब क्या हुआ कि आपको इंटरनल और एक्सटर्नल जो थ्रेट है उससे बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक आर्मी तो चाहिए कि ना। तो एक आर्मी का जो टुकड़ी होता था, एक आर्मी ब्रिटिश आर्म्ड कॉन्टिनेंट कॉन्टीजेंट यानी एक छोटा सा ब्रिटिश आर्मी का टुकड़ा आपके राज्य में रहेगा। अब राज्य में रहेगा तो उसका खाना पीना, उसका रहन सहन कौन देगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं देगी, आपकी सहायता के लिए उन्होंने आपको यहाँ रखा है। तो खाना पीना, उसका जो वेतन, उनका जो वेजेस होगा सब कौन देगा, जो राज्य होगा। अब उनके वेतन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेट किए तो उनके जो वेजेस थे बहुत हाई थे, खाने पीने में ब्रिटिश गवर्नमेंट, और वो बहुत बिल्कुल उनका जो लग्जरियस लाइफ स्टाइल था तो वो सब उनको करना पड़ता था, उनको भरना पड़ता था, तो वो रखना बहुत महंगा हो गया। दूसरा क्या, तीसरा देखो ट्रीटी क्या बोलता है, द एलाई वुड हैव टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज फॉर मेंटेनिंग दिस कंटिजेंट। ये मैंने बताया कि उसका मेंटेनेंस, चाहे वो वेपन हो, चाहे फूड रिसोर्सेज हो, चाहे उनका एंटरटेनमेंट हो, चाहे उनका कुछ भी लग्जरियस लाइफस्टाइल, उनका रहना करना जो भी हो, सब कौन पे करेगा, वो विल प्रोवाइड द स्टेट, जिसके साथ वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिस स्टेट के साथ ट्रीटी किया है और जहाँ ब्रिटिश कंटीजेंट आर्मी रहेगा वो उनको पे करेगा। चौथा देखो, द अलाई कुड एंटर इनटू एग्रीमेंट्स विद अदर रूलर्स और एंगेज इन वारफेयर ओनली विद द परमिशन ऑफ ब्रिटिश। ये क्या कर दिया, घर में जंजीर बांध के रख दिया कि घर से बाहर निकलना है तो परमिशन लेके निकलना है, बाकी नहीं निकलना है। मम्मी बोलेगी तो ही घर से बाहर जाऊंगा, बाकी नहीं जाऊंगा। बस यही मम्मी कौन बन गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्या बोला कि मैं तेरे को, आपकी रक्षा के लिए हम खड़े हैं, आपको अंदर बाहर से जितने भी अटैकर्स आएंगे सबसे हम रक्षा करेंगे, आपके यहाँ पे एक आर्मी रखेंगे, उसका खाना पीना आपको देना होगा। दूसरा क्या, कि आपका एक्सटर्नल जो अफेयर्स होंगे, देखो क्या बोला उन्होंने, दूसरे जो राज्य होंगे विद द अदर स्टेट्स से जो भी आपके अफेयर होंगे, जो भी उनके साथ बात होगी, उनके साथ जो ट्रीटी होगी, जो उनके साथ लड़ाई होगी, वो सब किसकी परमिशन से होगी, हमारी परमिशन से होगी। अब देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट का टेक्निक देखना, मैं आपको इसमें स्क्रीन पर समझाते हूँ कि उनका ब्रिलियंस से देखना क्या किया उन लोगों ने। देखते हैं, अभी ये इधर गया। अब क्या किया स्टूडेंट्स, आप देखना, ये एक स्टेट है ए, इसका ट्रीटी हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट बी से कि आप हमको एक सेना देंगे, इसका मेंटेनेंस हम रखेंगे, कोई भी एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट होगा उससे हम रक्षा करेंगे, आप इस जो कॉन्टीजेंट से हमका आपको प्रोवाइड करना होगा, उसका मेंटेनेंस आपको करना, ठीक है। ए को खतरा था सी से, कि सी से मेरे को हमेशा अटैक करता है, मेरे को ए सी से बचने के लिए मैंने बी से कर दिया। अब बी ने क्या किया, इसके साथ भी ट्रीटी कर लिया। और एक कंडीशन, जो चौथा कंडीशन उन्होंने क्या रखा कि अगर आपको किसी भी के साथ लड़ना है या इनके साथ कुछ भी बातचीत करनी है तो क्या करना पड़ेगा, आपको हमारा परमिशन लेना पड़ेगा। अब बी ने ए के साथ भी ट्रीटी कर लिया, सी के साथ भी कर लिया, अगर ये आपस में लड़ना भी चाहे तो क्या करेंगे, दोनों का परमिशन से लड़ेंगे। और ये बी कभी भी इनको परमिशन नहीं देगा कि आप आपस में लड़ो, तो दोनों की लड़ाई फ्री में ख़त्म करता था ये। और इनका जो आर्मी था, जो खर्चा ये नहीं उठा सक रहा था, वो खर्चा किसके माथे रख देता था, ए के माथे भी इनकी आर्मी रहती थी, सी के माथे भी इनकी आर्मी रहती थी, दोनों लड़ते नहीं थे। देखो ब्रिलियंस, देखो इसको कहते हैं बिजनेस, कितना तगड़ा उन्होंने रूलिंग एस्टेब्लिश किया। इसीलिए जो ब्रिटिश होते थे उन्होंने डिवीज़न और डिवाइड एंड रूल का जो पॉलिसी था बहुत पहले से स्टार्ट था। तो हम आगे चलते हैं। देखो सबसाइडरी अलायंस समझ गए, सबसाइडरी अलायंस बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द वन स्टेट, ऑटोनॉमस स्टेट, उनके बीच में ट्रीटी होता था। ट्रीटी का क्या, ट्रीटी की कुछ कंडीशन होती थी कि इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट से ब्रिटिश जो कंटीजेंट होगा बचाएगा, आपके स्टेट के अंदर हमारा एक रेजिडेंट रहेगा, रेजिडेंट हमेशा उसके अंदर रहेगा, और एक आर्मी रहेगी, कंटीजेंट रहेगा जिसका मेंटेनेंस अलाइड स्टेट को रखना पड़ेगा, जिसके साथ ट्रीटी हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट का उसको रखना पड़ेगा। चौथा कि आपके जितने भी दूसरे स्टेट के साथ द अलाई कुड एंटर इनटू एग्रीमेंट्स विद द अदर रूलर्स और इंगेज इन वारफेयर। अगर कोई भी एग्रीमेंट, कुछ भी डीलिंग्स होता है, कुछ भी ट्रीटी होती है या युद्ध होता है तो एक दूसरे को परमिशन लेनी पड़ेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट से, और ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी नहीं देती थी। तो सारा पॉलिसी उनका अगेंस्ट था। आगे चलते हैं, अवध इन रिलोड, एक बहुत अच्छा टर्म आता है जो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये चेरी दैट विल ड्रॉप into our mouth one day in 1851। अब अवध के साथ उन्होंने ट्रीटी किया था 1798 के अंदर, सॉरी 1801, डेट याद रखना। लॉर्ड वेलेजली ने जो सब साइडरी अलायंस किया था उसके कुछ सीरीज के नाम है, मैं आपको कल लाइव क्लास में आप मेरे को याद दिलाना। खूब सारे टॉपिक्स हमारे लाइव क्लास में बाकी चल रहे हैं जो मैं आपको एक साथ प्रोवाइड करूँगा। उन्होंने 1798 के अंदर, और इंडिया अपने राजस्थान में 1801 में सतारा, झांसी, कानपुर, अवध, इन सबसे क्या सब्साइडरी अलायंस कर लिया। अब सब्साइडरी अलायंस उन्होंने कर लिया तो उसको लगा
कि ये जो इन्वेस्टमेंट हमने किया इनके साथ, जो हमने अलाइंस किया, वो अभी नहीं चलेगा। ये जो एक चेरी है जो पक जाएगी ना, तो अब हमारे सीधा मुंह में गिरेगी और इसका स्वाद बड़ा मीठा होगा। ये कौन बोलता है? डलहौजी। ये किसका स्टेटमेंट था? लॉर्ड डलहौजी। ही वॉज बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1849। 1849 में इंडिया का गवर्नर जनरल बनता है। और क्या बोलता है वो? कि एक चेरी है, ए चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। हमारे मुंह में चेरी गिरेगी, लेकिन इसको पकने दो। जो ट्रीटी उन्होंने 1790 या 1798 या 1800 में किया, वो 50-60 साल बाद वो पक के उनके मुंह में गिरी, और ऐसी गिरी कि उन्होंने पूरा का पूरा राज्य ही हड़प लिया। In 1851, Governor General Lord Dalhousie described the kingdom Awadh as a cherry that will drop into our mouth one day. 5 years later, in 1856, the kingdom was formally annexed the British Empire. उन्होंने क्या किया? 1856 के अंदर उनके ऊपर सीधा आरोप लगा दिया, एनेक्स दिया, यानी उसको सीज कर लिया, छीन लिया। क्या बोल के? कि मिस गवर्नमेंट। अब देखो टर्म आती, जैसा मैंने बोला ना आपको कि द सबसाइडरी अलायंस हैड बीन इम्पोज्ड ऑन अवध इन 1801। कब हुई थी? याद रखना, डेट बता दी गई है, बुक में डेट मेंशन है कि अवध के साथ जो सबसाइडरी अलायंस हुआ था वो कब हुआ था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है फॉर एमसीक्यूज, और फोर्थ अदर स्कूल के जो भी एग्जाम उसके अंदर भी पूछा जा सकता है कि क्या है कि सबसाइडरी अलायंस विद अवध हैपेंड इन 1801। इम्पोज कर दिया गया, उसको प्रेशर किया गया कि आप सबसाइडरी अलायंस यूज़ करो। तो 1801 से लेकर 1856 कितने ईयर्स? 55 ईयर्स तक उन्होंने इंतज़ार किया इस चेरी को पकने का। और जब ये चेरी पक गई तो इतनी मीठी थी कि उन्होंने पूरा का पूरा जो रूलिंग था उसको हड़प लिया। अब देखते स्टूडेंट्स आगे क्या होता है। Subsidiary alliance had been imposed on Awadh in 1801. By the terms of this alliance, the Nawab had to disband his military force, allow the British to position their troops within the kingdom, and act accordance with the advice of British resident, who was now be attached to the court. Deprived his armed force, the Nawab became increasingly डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिश टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर विद इन द किंगडम। बहुत उन्होंने अवध का जो काम किया था बहुत बुरा किया था। 1801 में उन्होंने क्या किया? अवध जो था उसको अपने उसमें बांध लिया। फिर क्या बोलते हैं वो लोग कि सबसाइडरी अलायंस किया, उसने बोला कि आपको अपना मिलिट्री पावर उसको ख़त्म करना पड़ेगा। क्या बोला? कि डिसबैंड हिज मिलिट्री पावर, मिलिट्री फोर्स। ब्रिटिश एक रेजिडेंट वहाँ रहेगा। ब्रिटिश पोजीशन देयर ट्रूप्स इन देयर, एक ब्रिटिश ट्रूप यानी कि आर्मी की टुकड़ी वहाँ रहेगी। एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा जो उनकी कोर्ट से रिलेटेड रहेगा और उनको एडवाइस करेगा कि आपको ऐसा काम करना चाहिए, वैसा काम करना चाहिए। तो धीरे धीरे ऐसा काम वैसा काम की राय देते देते वो क्या बन गया? राजा बन गया। कुछ भी चीज़ उनको डिसीजन लेना होता था ऑन द परमिशन ऑफ द रेजिडेंट विच वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नर जनरल। तो कुछ भी परमिशन लेना तो रेजिडेंट देगा। अब क्या हुआ? धीरे धीरे उनका डिपेंडेंसी उसके ऊपर बढ़ता गया, इंक्रीज़ होता गया नवाब का डिपेंडेंसी। अब एक्चुअल राजा नवाब नहीं रहा और एक्चुअल राजा कौन बन गया? रेजिडेंट। अब धीरे धीरे और उन्होंने क्या किया? 1856 के अंदर आके बोल दिया कि नवाब इज़ नॉट एबल टू गवर्न दिस अवध। मिस गवर्नमेंट का उसके ऊपर आरोप लगाया। ही कुड नॉट लॉन्गर असर्ट कंट्रोल ओवर द रेबेलियस चीफ द एंड तालुकदार्स, यानी उनके जो रेबेलियस चीफ यानी छोटे छोटे जो उनके कबीले वाले होते थे या छोटे छोटे लोग थे उनके जो थे, वो उसके अगेंस्ट रेबल करते थे, उसके अगेंस्ट लड़ पड़ते थे। नवाब के अगेंस्ट जो तालुकदार होते थे तो उसके अगेंस्ट लड़ पड़ते थे। तो उसके आरोप लगाए कि इसको मेंटेन करने में, उनको डिमोलिश करने में, उनको कंट्रोल करने में एबल नहीं है। तो ब्रिटिश आर्मी ने क्या किया? ब्रिटिश आर्मी, द ब्रिटिश बिकेम इंक्रीजिंगली इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग द टेरिटरी ऑफ अवध। दे फेल्ट दैट द सॉइल देयर वाज गुड फॉर प्रोड्यूसिंग इंडिगो एंड कॉटन। पहला रीज़न ब्रिटिश उनको मिल गया कि उनको रूलिंग का एक्सपांशन हो गया। दूसरा उनका रीज़न कौन सा था? इकोनॉमिक रीज़न कौन सा था? कि ब्रिटिश की जो सॉइल थी, सॉरी जो अवध की जो मिट्टी थी, देयर वाज गुड फॉर प्रोड्यूसिंग इंडिगो एंड कॉटन। उनके लिए इंडिगो नील होती है और कॉटन उनका रॉ मटेरियल। तो कॉटन उनका रॉ मटेरियल था उनकी फैक्ट्री के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, और इंडिगो क्या था? उनको उगाना था और उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना था। तो दोनों के लिए उसका जो सॉइल था बहुत परफेक्ट था, इसलिए उन्होंने उसको सीज कर लिया। तो खूब सारे रीज़न बनते हैं। एंड द रीज़न वाज आइडियली लोकेटेड टू बी डेवलप्ड इनटू प्रिंसिपल मार्केट फॉर अपर इंडिया। और क्या बना? अपना मार्केट डेवलप करने के लिए बहुत अच्छी जगह। अवध कहाँ पड़ता है? अगर इंडिया का मैप ड्रॉ करें तो ये इंडिया इस जगह बिल्कुल बीच के अंदर यहाँ पड़ता है अवध। तो इस जगह अयोध्या जो प्रेजेंट टाइम का, जहाँ
अभी भूमि पूजन प्रोग्राम हुआ था। तो अवध जो है वो बिल्कुल बीच में पड़ता है, उनको अपर इंडिया के लिए एक मार्केट इस्टेब्लिश करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने बोला कि अब इसको जीत लेना चाहिए। बाय द अर्ली 1850s मोर ओवर ऑल द मेजर एरियाज इन इंडिया हैड बीन कॉन्कर्ड। 1850 तक सब उन्होंने छीन लिया। द मराठा लैंड्स, मराठा जीत लिया। दोआब यानी जो बीच का एरिया था, दोआब यानी जो गंगा और यमुना रिवर, गंगा और यमुना रिवर के जो बीच का एरिया, ये वाला जो एरिया उन्होंने जीत लिया। द कार्नेटिक, द पंजाब एंड बंगाल, द टेक ओवर अवध इन 1856। उन्होंने अवध को कब छीन लिया? 1856 वाज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट ए प्रोसेस ऑफ टेरिटोरियल एनेक्सेशन दैट हैड बिगन विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल ऑलमोस्ट ए सेंचुरी। यानी केवल एक बंगाल को जीता था उन्होंने 1757 में, और वो पूरे कंट्री के अंदर उनका पूरा का पूरा अवध, the takeover of Awadh in 1856 was expected to the complete a process of territorial annexation that had begun with the, पूरा टेरिटोरियल एनेक्सेशन जो था वो सब उन्होंने एनेक्स कर लिया, सब कुछ सीज कर लिया, जो केवल एक बंगाल को के एक छोटे से पार्ट को जीतने से स्टार्ट हुआ था। 1757 में उन्होंने प्लासी को जीता था और 1857 में उन्होंने खूब बड़े बड़े राज्यों को जीत लिया। तो 100 साल तक, इन 100 years they conquered a most territorial of India, टेरिटोरियल इंडिया ऑफ। इसके अगला वाला जो टॉपिक है द लाइफ आज गॉन आउट ऑफ द बॉडी, हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच, घर पे बने रहो। इस बुक से भी ये चैप्टर मिलने वाला है, अगली आने वाली कुछ क्लासों के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाएगा। छोटा चैप्टर नहीं है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, थोड़ा लंबा लगेगा, तो कुछ इसके टॉपिक है जो मैं नहीं देने वाला हूँ, बहुत लंबा चैप्टर है। ट्राई करेंगे इसको जल्दी जल्दी पढ़ने का। तो उसका कुछ पार्ट आएगा, कुछ पार्ट नहीं आएगा। इट वाज नॉट द होल चैप्टर इन कमिंग इन योर एग्ज़ाम। याद रखना है, लास्ट वाली लाइन देखना, पूरा चैप्टर नहीं आने वाला है, कुछ टॉपिक्स आएंगे शुरू वाले, यानी कि मान लो मैक्सिममली टॉपिक्स यहाँ तक मिलने वाले हैं आपको। ये वाला टॉपिक सेलिब्रेटिंग द सेवियर्स के पहले वाले जितने भी टॉपिक हैं, इमेज ऑफ द रिवोल्ट के पहले, यहाँ से ऊपर वाले जो सारे चैप्टर हैं वो आपको मिलेंगे। ऊपर वाले जो सारे पॉइंट्स हैं, यहाँ के आगे इमेज ऑफ द रिवोल्ट के आगे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सो स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ। कोविड बहुत बढ़ रहा है भीलवाड़ा के अंदर, घर पे रहो, पढ़ाई करते रहो। 18 तारीख को एग्ज़ाम है, खूब पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। और इस चैप्टर से कुछ टॉपिक्स मैंने छुड़ाए, उनको ध्यान रखना, वो टॉपिक्स नहीं आने वाले हैं। इमेज ऑफ द रिवोल्ट जो टॉपिक है उसके बाद वाला पार्ट नहीं आएगा, उसके पहले वाला पार्ट में कंप्लीट करा दूंगा थ्रू द नोट्स या थ्रू द चैप्टर। हम इसको धीरे धीरे रीडिंग करेंगे, और जो आज हमने क्या थोड़ा डिटेल पुरानी चीज़ें पढ़ ली है, समझना ज़रूरी था, समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर ये MCQs और शॉर्ट आंसर इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। आपके जो बड़े ऐसे टाइप या लॉन्ग आंसर टाइप होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपको लिखना सिखाते हैं। लिखना सीखो स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ और प्रिपेयर योर नोट्स। थैंक यू सो मच, मीट यू नेक्स्ट क्लास।